सुप्रभात मित्रों। तो आज है दोस्तों 2 अगस्त 2022। तो आज के सेशन में हम प्रॉपर 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। 5 टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए 299 दिन शेष बचे हुए हैं। तो दोस्तों आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों पहला टॉपिक है EXVIN-VAX 2022 यानी भारत और वियतनाम की जो आर्मी एक्सरसाइज होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट टॉपिक दोस्तों। सेकंड टॉपिक है फ्रेंड 11th एग्रीकल्चर सेंसस 2021-2022। ठीक है फ्रेंड, यानी जो 11वीं कृषि सेंसस होगी दोस्तों, उसकी गणना होगी दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों मंकी पॉक्स डिजीज है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक होने वाला है दोस्तों HAL टू सप्लाई 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टू आर्म फोर्स, यानी HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है दोस्तों, वो इंडियन आर्मी फोर्स को दोस्तों, आर्म फोर्स को दोस्तों 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराएगा, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में, चौथा दिन कैसा था भारत के लिए, उसके बाद विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों EXVIN-VAX 2022 एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो बात करते हैं दोस्तों। तो भारत और वियतनाम के बीच दोस्तों एक सैनिक अभ्यास शुरू होगा जिसका नाम है दोस्तों एक्स-विन-वैक्स 2022। ये दोस्तों दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा ये एक्सरसाइज। अब बातें करें दोस्तों, तो भारतीय सेना समय समय पर दूसरे देश की सेनाओं के साथ मिलकर अपनी कौशल और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करती रही है दोस्तों, और सेना ने तैयारियों को परखने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास का सर्वोत्तम विकल्प भी चुना है। ठीक है फ्रेंड, मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के परिणाम स्वरूप परिचालन के संदर्भ में रचनात्मक जुड़ाव होता है, यानी जो भी फ्रेंड मतलब कि मित्र देश हैं दोस्तों, उनके साथ मतलब कि प्रैक्टिस करने से जो भारत देश की आर्मी है उसके अंदर रचनात्मक क्या होता है, स्ट्रक्चर तैयार मतलब कि सुधार आता है उसके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों कि विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों के साथ अभ्यास करने से युद्ध लड़ने की कई क्षेत्रों में हमारे सशस्त्र बलों की कौशल में भी वृद्धि होती है। बता दें दोस्तों, जो मित्र देश हैं उनके साथ मतलब कि एक्सरसाइज करने पर जो हमारी सशस्त्र बल सेना है दोस्तों, उसके स्किल्स में इंक्रीज होती है, डेवलप होता है, ग्रोथ होता है दोस्तों। ठीक, इस प्रक्रिया में इस तरह के अभ्यासों के दौरान वर्तमान में सामरिक और तकनीकी प्रथाओं का भी साझा होता है। तो दोस्तों बताते चले कि इस अभ्यास से केवल हमारा जो फोर्स है वो मजबूत स्ट्रांग नहीं होता, उसके अलावा हमारी जो सामरिक और तकनीकी प्रथाएं हैं वो भी शेयर होती हैं एक दूसरे के साथ। बताते चले दोस्तों, तो सैन्य साझेदारी के इस दौर में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास का ये तीसरा संस्करण है, यानी ये जो संस्करण है भारत और वियतनाम के बीच दोस्तों, ये तीसरा संस्करण है जो कि 20 अगस्त तक चलने वाला है। ये जो मतलब कि सैन्य अभ्यास है दोस्तों वो 20 अगस्त तक चलने वाला है। बात करें नेक्स्ट बात, तो दोस्तों ये सैन्य अभ्यास कब शुरू हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सैन्य अभ्यास जो भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ दोस्तों 2019 में वियतनाम में पहली द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास की गई थी, यानी जो पहला मतलब कि सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और वियतनाम के बीच, वो दोस्तों 2019 में वियतनाम में मतलब कि हुई थी। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। ठीक है फ्रेंड, वियतनाम और भारत संयुक्त राष्ट्र मिशनों की शांति बनाए रखने के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के अनुभवों को साझा करने के लिए 8 जुलाई को हनोई थाच दैट जिले में स्केल मॉडल पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स का पहला संस्करण 8 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक चला था। बता दें दोस्तों, जो मतलब कि वियतनाम और भारत के बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था दोस्तों विनवैक्स, वो 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चला था, जिसमें दोनों देशों के 30 अधिकारियों ने भाग लिया था। तीसरा संस्करण जो है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। तो एक्स विनवैक्स की जो 2022 है उसका विषय दोस्तों शांति रक्षा संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम तैनात है, यानी इसके लिए दोस्तों एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल मतलब संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के लिए दोस्तों एक इंजीनियर कंपनी और मेडिकल टीम इसके लिए तैनात है। भारत के पास संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैनिकों की तैनाती की एक समृद्ध विरासत है और संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन प्रशिक्षण देने में बेहतरी क्षमता भी है, यानी भारत की जो सेना है उसमें मतलब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन के लिए बेहतर प्रशिक्षण देने की क्षमताएं भी हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो संभावित संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक में सामरिक परिचालन और रणनीतिक स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। इस अभ्यास में प्रमुख रूप से दोनों देश संयुक्त राष्ट्र मिशन में शांति सैनिकों के सामने आने वाली स्थितियों के समाधान के बारे में और तैनाती प्रबंधन और दिशा गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। इंजीनियर रेजिमेंट कर रहा है दोस्तों, इस मतलब कि ये जो इंडिया की ओर से दोस्तों इंजीनियर जो रेजिमेंट है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम बता दें दोस्तों, जो भारत सेना है उसके प्रतिनिधित्व 105 इंजीनियर रेजिमेंटों के सैनिक कर रही है। ठीक है फ्रेंड, यानी 105 इंजीनियर रेजिमेंट की सैनिक इसका प्रतिनिधित्व कर रही है दोस्तों। संयुक्त अभ्यास का समापन 48 घंटे के सत्यापन के साथ होगा। जो संयुक्त ये जो भारत और वियतनाम के बीच जो संयुक्त अभ्यास चल रहा है दोस्तों वो 48 आवर के सत्यापन के बाद ये क्या होगा, समाप्त होगा। ये वैलिडेशन सैनिक अभ्यास संयुक्त राष्ट्र मिशन में समान परिस्थितियों के अंतर्गत होगा। ये जो मतलब कि सैनिक अभ्यास होगा दोस्तों वो जो
संयुक्त राष्ट्र मिशन है उसके समान परिस्थितियों के अंतर्गत होगा। संयुक्त अभ्यास एक विनवैक्स में संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्सों के रूप में एक इंजीनियर कंपनी, एक मेडिकल टीम तैनाती की गई है। ये आपको मैं पिछले स्लाइड में बताया फ्रेंड। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र मिशनों के समान स्थितियों के तहत तकनीकी सैन्य अभियानों के तहत दोनों दलों और अवकलन करने के बाद इन्हें 48 घंटे के अभ्यास का हिस्सा बनना है। ठीक, मानवीय सहायता की बात करें तो दोस्तों इस कार्यक्रम के थ्रू तो संयुक्त अभ्यास के समापन से पहले जो तकनीकी सैन्य अभियानों को अमल में लाते समय दोनों टुकड़ियों के मानकों का आकलन भी किया जाएगा, यानी उनके स्टैंडर्ड का भी आकलन किया जाएगा। इसमें स्वदेशी समाधानों का उपयोग करते हुए मानवीय सहायता, आपदा राहत प्रदर्शन और उपकरण प्रदर्शन किया जाना है। यानी जो मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदर्शन और उपकरण प्रदर्शन है उसका भी मतलब प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों। ठीक, अभ्यास के आखिरी हिस्सा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं द्वारा बचाव और राहत कार्यों को शुरू करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। यानी लास्ट में जब इस अभ्यास का लास्ट वाला जो मूवमेंट होगा दोस्तों वो भारत के द्वारा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को कैसे मतलब राहत कार्य किए जाते हैं उस टाइम, मतलब कैसे इंडियन आर्मी बचाव करती है, इसकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा लास्ट में। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों वो लास्ट में किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा। बताते चलें तो इससे जो मतलब कि दोनों देश की जो सैन्य प्रणालियाँ हैं इन दोनों के अंदर मतलब कि क्षमता, मतलब कि सैन्य प्रणालियों के अंदर आपस में साझा करने से, शेयरिंग करने से दोस्तों, सैन्य अभ्यास करने से इनकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं फ्रेंड। तो देख लेते हैं कुछ कंट्री के साथ जो भारत का एक्सरसाइज होता है दोस्तों, सैन्य अभ्यास होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो वरुण जो सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच होता है। वहीं शक्ति की बात करें तो शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है। सूर्य किरण दोस्तों भारत और नेपाल के बीच होता है। जाई मैक्स जो होता है वो भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट है सहयोग कैजिन भारत और जापान के बीच होता है फ्रेंड। गरुड़ शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। जो गरुड़ शक्ति है दोस्तों वो भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। ठीक, और लमित्य भारत और सेशल्स के बीच होता है। नसीम अल बहर दोस्तों भारत और ओमान के बीच होता है। अल नागाह दोस्तों भारत और ओमान के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच। भारत और चाइना के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों, तो हैंड इन हैंड। वही ऑनसीडिंग्स की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। प्रबल दोस्तिक की बात करें दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच। खंजर की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। मैत्री दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच। अजय योद्धा दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के साथ, इंडिया और यूके के साथ। कोंकण की बात करें फ्रेंड तो कोंकण जो होता है भारत और यूके के साथ ही होता है। ठीक, और डेसर्ट ईगल की बात करें तो भारत और यूएई के साथ होता है। वहीं एक्वेरियन की बात करें तो भारत और मालदीव के साथ होता है। और यूएसए के साथ फ्रेंड बात करें तो जो अभ्यास होता है दोस्तों वो होता है युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार यूएसए के साथ हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड। ठीक है, म्यांमार के साथ हम लोग IMBX करते हैं दोस्तों। ठीक, और रसिया के साथ इंदिरा एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड। रसिया के साथ हम लोग कौन सा, इंदिरा एक्सरसाइज। और नेपाल के साथ सूर्यकिरण करते हैं फ्रेंड। और सब चीज़ें तो बताया दोस्तों ये हिंदी वाले स्लाइड में, वही चीज़ें। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, इस स्लाइड का पर्टिकुलर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड, आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड। तो दूसरा हमारा न्यूज़ है दोस्तों, सरकार ने 11वीं कृषि जनगणना की पहली बार स्मार्टफोन टैबलेट के जरिए मतलब आंकड़े जुटाएगी। यानी जो 11वीं कृषि जनगणना है दोस्तों उसके जो आंकड़े मतलब डाटा जुटाएगी सरकार, वो स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए जुटाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये पहली बार ऐसा होगा देश में। अब बता दें दोस्तों ये 11वीं मतलब की सेंसस होगी एग्रीकल्चर पर। ठीक है, इसके पहले 2015 में 10वीं एग्रीकल्चर सेंसस हुई थी दोस्तों। और पहली बार बता दें दोस्तों 1971 में पहली बार कृषि जनगणना योजना लागू की गई थी। और 2015 और 16 में इसका 10वां संस्करण था दोस्तों। और इस बार जो होने वाला है दोस्तों वो 11वां संस्करण है इसका। ठीक है फ्रेंड, और बताते चले दोस्तों बृहस्पतिवार को 11वीं कृषि जनगणना को शुरू किया गया। इसके तहत खेती के लिए इस्तेमाल हो रही कृषि भूमि सहित विभिन्न अन्य मानकों पर आंकड़े जुटाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, वहीं बता दें जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि जनगणना का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं वो कृषि जनगणना का क्या किया दोस्तों, शुभारंभ किया है। ठीक है, खास बात यह है कि पहली बार कृषि जनगणना जो है उसका डाटा जो होगा दोस्तों वो स्मार्टफोन और टैबलेट के द्वारा मतलब कि डाटा इकट्ठा किया जाएगा। फ्रेंड आपको बताते चले जनगणना के जो विभिन्न मापदंड है दोस्तों उसके मुख्य स्रोत हैं। तो उसके मुख्य स्रोत दोस्तों निम्नलिखित हैं, जैसे कि खेती के इस्तेमाल वाले जोतों की संख्या, क्षेत्र, उनका आकार, वर्गवार वितरण, भूमि उपयोग, किराएदारी, फसल पद्धति आदि को शामिल किया जाएगा दोस्तों। मंत्रालय ने यह भी कहा दोस्तों कि मतलब ये जो जनगणना है पहली बार टैबलेट और स्मार्टफोन के थ्रू होगा। फिर अधिकांश राज्यों ने अपने भूमि अभिलेखों और सर्वेक्षणों को डिजिटल स्वरूप दे भी दिया है। यानी अधिकांश जो स्टेट हैं दोस्तों उन्होंने अपने भूमि और मतलब सर्वेक्षणों के लिए डिजिटल स्वरूप दे भी दिया है, जिससे कृषि जनगणना के आंकड़ों को संग्रह करने में और तेजी आएगी। ठीक है दोस्तों, बयान में ये भी कहा गया कि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग से देश परिचालन वाले जोतों को एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यानी बयान में ये भी क्या है, जो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की जाएगी दोस्तों, डेटा संग्रह किया जाएगा, उससे जो मतलब कि जो परिचालन वाले जोतों के एक डेटाबेस है उसको भी तैयार किया जाएगा। तोमर जी का कहना है कि दोस्तों कि भारत जैसी विशाल और कृषि प्रधान देश में ये भारी लाभ, यानी ये जो जनगणना है सेंसस है इस माध्यम से दोस्तों जो स्मार्ट तरीके से हो रही है और स्मार्टफोन और टैबलेट का यूज़ कर वो मतलब कृषि प्रधान देश को और भी मतलब भारी प्रॉफिट पहुंचाएगा। मंत्री जी आगे कहते हैं दोस्तों कि इसके अलावा उनके किसानों और जीवन स्तर को बदलने और छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए
उन्हें संगठित करने के लिए लाभकारी फसलों की ओर आकर्षित करने और वैश्विक मानकों में के अनुरूप उपज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो छोटे किसान हैं और बड़े किसान और छोटे किसान एक ही मतलब कि लेवल पे आएंगे इस मतलब पर्टिकुलर व्यवस्था की वजह से, ठीक है फ्रेंड। और उन्होंने कहा कि जो छोटे किसान हैं वो संगठित भी होंगे और सशक्त भी होंगे, ठीक। और जो लाभकारी फसलें हैं मतलब और वैश्विक मानक के जो अनुरूप उपज की गुणवत्ता है वो भी सुनिश्चित इससे की जाएगी। तोमर जी ने कहा देश को तेजी से डिजिटली कृषि की ओर बढ़ रहा है, देश यानी जो है वो तेजी से डिजिटल कृषि की ओर भी बढ़ रहा है, ठीक है फ्रेंड। उन्होंने ये भी कहा कि इस गणना के काम प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग करने का समय है, यानी इस गणना के समय दोस्तों प्रौद्योगिकी का जो है वो पूर्ण रूप से यूज करने का समय है। उन्होंने कहा कि कृषि जनगणना को व्यापक परिप्रेक्ष्य से सोचा जाना चाहिए। कृषि गणना फसलों के मानचित्रण में भी योगदान दे सकती है ताकि देश इसका लाभ भी ले सकता है, ठीक है। केंद्रीय विभागों ने, राज्य सरकार और संबंधित संस्थाओं ने इस जनगणना को पूर्ण समर्थन भी दिया है, उन्होंने बताया दोस्तों, ठीक। आगे चलते हैं तो मंत्री जी ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपयोगी जनगणना के लिए संचालन संबंधी दिशा निर्देश और हैंडबुक का विमोचन भी किया गया है, ठीक है फ्रेंड। आपको बताते चले जो कृषि जनगणना है इसके बारे में हम एक परिचय पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो कृषि जनगणना जो है दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है, ठीक है। जो कृषि जनगणना है एग्रीकल्चर सेंसस है दोस्तों वो हर 5 वर्षों में आयोजित की जाती है फ्रेंड। आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण इस बार देर से हुआ है। इस बार जो आयोजन हुआ है दोस्तों ये कृषि को जो कोविड-19 आया था इसके कारण दोस्तों लेट हुआ है इसमें, मतलब कि इस बार जनगणना में संपूर्ण जनगणना का संचालन 3 चरणों में किया जाता है। पहला होता है चरण दोस्तों डाटा संग्रह के लिए, ठीक है फ्रेंड। दूसरा होता है परिचालन स्वामित्व को सूक्ष्म स्तर पर एक सांख्यिकी इकाई के रूप में दिखाया जाता है। 3 चरणों में एकीकृत कृषि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हम बात करें दोस्तों तो अखिल भारतीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर विभिन्न मापदंडों पर रुझानों के विश्लेषण करते हुए 3 विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जिला और तहसील स्तर पर रिपोर्ट संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तैयार भी किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड तो कृषि जो जनगणना है अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर विभिन्न कृषि मापदंडों और जानकारी का प्रमुख स्रोत है, जैसे कि परिचालन जोतों की संख्या और क्षेत्र, उनका आकार, वर्ग वितरण और उपयोगी किराएदारों तथा फसल के पैटर्न आदि पर, ठीक है। 11वीं जनगणना की जो विशेषताएं उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये जनगणना अगस्त 2022 में जो 11वीं जनगणना है वो स्टार्ट की जाएगी। यह पहली बार कृषि जनगणना जो होगी वो डाटा मतलब उसके डाटा टैबलेट और स्मार्टफोन से यूज किए मतलब कि निकाले जाएंगे, मतलब कि इकट्ठे किए जाएंगे, उसमें स्टोर किए जाएंगे। इसमें समाविष्टों की बात कर ले दोस्तों तो इसमें डिजिटल भूमि के अभिलेखों का भी उपयोग किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे चल लेते हैं दोस्तों। तो चरण 1 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो चरण 1 है, चरण 1 के दौरान गैर भूमि यानी जो मैंने 3 स्टेप बताए इसे 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट चरण में गैर भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों को सभी गांवों की गणना जैसे कि भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में किया गया है, ठीक है फ्रेंड। प्रगति और प्रसंस्करण के वास्तविक समय की निगरानी भी की जाएगी, ठीक। अधिकांश राज्यों ने अपने अभिलेखों और सर्वेक्षणों के लिए डिजिटल कर भी दिया है, ठीक। और डिजिटल भूमि अभिलेखों के उपयोग और डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग भी किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। डिजिटल कृषि के बारे में बता दें दोस्तों तो डिजिटल कृषि जो है वो डिजिटल कृषि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी तथा डेटा पारिस्थितिक तंत्र है जो कि सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक और किफायती भोजन प्रदान कराते हुए खेती के लाभदायक, टिकाऊ और बनाने के लिए समय पर लक्षित सूचना और सेवाओं को विकास और वितरण का समर्थन भी करता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो दोस्तों पहला है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, और सेकंड है परिशुद्ध कृषि पीए, ठीक है फ्रेंड। हम इसकी लाभ की बात कर ले तो दोस्तों कृषि जो मशीनरी स्वचालन है उसमें शारीरिक श्रम की मांग को कम करता है, यानी ये जो कृषि मशीनरी स्वचालन मतलब इसमें जो शारीरिक श्रम है इससे क्या होगा उसकी मांग भी कम होगी, ठीक है फ्रेंड। वहीं रिमोट सैटेलाइट डेटा इसमें मतलब यूज किया जाएगा। तो सैटेलाइट डेटा और इन C2 सेंसर सटीकता में सुधार करते हुए इसे फसल की वृद्धि और भूमि और पानी गुणवत्ता की निगरानी के लागत को कम करता है, ठीक है फ्रेंड। ये रिमोट सैटेलाइट डेटा, ठीक। वही बात कर लें तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेबिलिटी टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजिस्ट भी मतलब इसमें लाभदायक काम करेगा। ये सेवाएं उपभोक्ताओं को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हुए कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और सुव्यवस्थित करने की क्षमता भी प्रदान करती है फ्रेंड। वही बात कर लें प्रशासनिक उद्देश्य की तो पर्यावरण नीतियों के अनुपालन की निगरानी के अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी कृषि के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्वचालन और विस्तार या सलाहकार सेवाओं में के संबंध में विस्तृत सरकारी सेवाओं के विकास को सक्षम बनाती है। भूमि अभिलेखों का रखरखाव की बात कर ले दोस्तों तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में जोत से संबंधित डेटा को उचित रूप से टैग और डिजिटाइज किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। वहीं यह न केवल बेहतर लक्ष्यीकरण में मदद करेगा बल्कि अदालतों में भूमि विवादों और मुकदमों की संख्या को भी कम करेगा, ठीक है फ्रेंड। डिजिटल कृषि के लिए सरकार की पहल जो है वो एग्री स्टैक है, पहली पहल दोस्तों, और दूसरी पहल है डिजिटल कृषि मिशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट एकीकृत किसान सेवा मंच UFSP है दोस्तों, इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। वहीं पांचवा है कृषि में राष्ट्रीय और ई गवर्नेंस योजना यानी NEGPA, ठीक है दोस्तों। फिर वही अन्य डिजिटल पहले भी हैं, ठीक। बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय कृषि सेवा के संभावित अंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला अंग है दोस्तों कृषि विपणन सेवा, कृषि सेवा शिक्षा सेवा दोस्तों, थर्ड है कृषि विदेशी सेवा और फोर्थ है
पशुपालन और मत्स्य विज्ञान। 5th है कृषि विकास सेवा। 6th है दोस्तों कृषि निरीक्षण सेवा। 7th है कृषि अनुसंधान सेवा। 8th है दोस्तों कृषि विस्तार सेवा। ठीक, बात कर लेते हैं कृषि जनगणना के कुछ फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो जो इसका आयोजन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में दोस्तों आयोजित कराया जाता है। कृषि जनसंख्या के परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों की जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। यानी जो कृषि की जनसंख्या परिचालन है वो परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों की जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहली बार कृषि जनगणना दोस्तों 1970 में हुई थी, आपको मैंने बताया। वहीं खेती पर निर्भरता की बात करें दोस्तों तो 10.07 करोड़ परिवार हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो भारत में कृषि पर डिपेंडेंट लोग कितने हैं, 10.07 करोड़ हैं। ठीक है दोस्तों, यह संख्या देश की कुल परिवारों का 48% यानी 48% जो परिवार है दोस्तों वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इंडिया में। ठीक, वहीं भारत में कितने परसेंट लोग मतलब कृषि करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें 2021 और 22 के में कृषि संबंधी क्षेत्रों में 3.9%, उद्योग के और 11.8% और सेवा क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, मांग की बात करें तो 2021-22 में खपत दोस्तों 7%, सकल स्थायी पूंजी विनिर्माण दोस्तों 15%, और निर्यात की बात करें तो 16.5%, और आयात की बात करें दोस्तों तो 29.4% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। वही भारत में कुल सिंचित क्षेत्रों की बात करें दोस्तों तो कुल सिंचित क्षेत्रों में जो शुद्ध बोए गए 52% भूभाग के मात्र 28% भाग पर अर्थात 4.5 हेक्टेयर भूमि पर दोस्तों सिंचाई के पर्याप्त सुविधा है। ठीक है फ्रेंड, यानी 52% जो भूभाग है दोस्तों उसमें 28% भाग यानी 4.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था जो है दोस्तों वो अच्छी है। ठीक है, जबकि देश के समस्त सिंचित क्षेत्र में 8 करोड़ हेक्टेयर हैं। इस प्रकार कुल कृषि भूमि के लगभग 72% भाग पर की जाने वाली कृषि वर्षा पर निर्भर है। यानी जो 72% 72% जो मतलब भाग है दोस्तों वो वर्षा पर डिपेंड है। ठीक है फ्रेंड, बरसात पर डिपेंड करते हैं वहाँ के एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों देश में मंकी पॉक्स से दोस्तों पहली मौत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो मंकी पॉक्स डिजीज से दोस्तों देश में पहली मौत हुई है। यूएई से केरल से लौट रहे 22 साल के युवक को पॉजिटिव मतलब की रिपोर्ट पाया गया था दोस्तों मंकी पॉक्स में। ठीक है, अब तक दुनिया भर में बता दें दोस्तों 9 लोगों की मौत हो चुकी है मंकी पॉक्स से। ठीक, तो दोस्तों बता दें कि 21 जुलाई को यूएई से एक युवक लौटा था। ठीक है फ्रेंड, जिसके बाद से उसे 27 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया था उस मतलब। ठीक, उधर दिल्ली में रहने वाला एक 35 वर्षीय नाइजीरियाई व्यक्ति को मंकी पॉक्स टेस्ट पॉजिटिव भी आया था दोस्तों। यही संक्रमित व्यक्ति का हाल ही में विदेश यात्रा का इतिहास नहीं है। यह भारत में मंकी पॉक्स का छठा मामला है फ्रेंड। ठीक है, ये जो भारत में ये मंकी पॉक्स का छठा मामला है। ठीक, इस मामले में हैरानी की बात यह है कि युवक जो है यूएई में ही मंकी पॉक्स से संक्रमित था। यानी जो ये लड़का था दोस्तों वो यूएई में ही मंकी पॉक्स से क्या था, संक्रमित था। भारत लौटने के एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लक्षण दिखने पर उसने त्रिशूर में इलाज की मांग भी की थी। अब सोमवार को पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV भेजे गए सैंपल ने इसे मामले की पुष्टि भी की थी। ठीक है, इलाज में देरी की जांच होगी, यानी जो इलाज में देरी की जांच हुई। ठीक है दोस्तों, जांच का कहना है कि इस मामले के लिए उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। युवक की मंकी पॉक्स से मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पुण्योर में बैठक भी बुलाई थी। ठीक है फ्रेंड, देश वापसी के बाद मृत युवक की संपर्क सूची और रूट मैप को तैयार भी किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, जांच के लिए पुणे भेजे गए थे सैंपल, यानी उस युवक के जो मतलब जब वो पॉजिटिव पाया गया था मंकी पॉक्स में दोस्तों तो उसके जांच को पुणे के NIV में भेजा गया था। ठीक है फ्रेंड, युवक के परिवार ने कल ही यूएई में ही जांच रिपोर्ट की स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके बारे में रिपोर्ट दी थी फ्रेंड। मंकी पॉक्स की मृत्यु दर काफ़ी कम है, बता दें दोस्तों। जॉर्ज ने ये भी बताया कि जो मंकी पॉक्स है उससे मतलब कि जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है। दरअसल मंकी पॉक्स वायरस के 2 स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, 2 स्ट्रेन्स हैं, पहला कांगो स्ट्रेन है दूसरा दोस्तों पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन है। ठीक है, यानी जो मंकी पॉक्स डिजीज है दोस्तों उसके 2 स्ट्रेन है, पहला कांगो स्ट्रेन है और सेकंड है पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन है। फिलहाल दुनिया भर में पहला स्ट्रेन पश्चिमी अफ्रीकी है जिससे मृत्यु दर 1% है। ठीक है फ्रेंड, यानी सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रभावित किस स्ट्रेन ने किया है तो पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन ने किया है दोस्तों, और कांगो स्ट्रेन ने नहीं। तो मृत्यु दर जो 1% है वो पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन से हुई है। दुनिया में मंकी पॉक्स के मामले अभी तक दोस्तों 22,800 के पार हो चुके हैं। ठीक है, और ये बीमारी दोस्तों 28 देशों में फैल चुकी है। और बताते चले दोस्तों, इससे अफ्रीका के 5, स्पेन में 2, ब्राज़ील में 1 और भारत के 1 मौत हो चुकी है दोस्तों। विश्व संगठन WHO ने इसे दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है। बताते चले दोस्तों, नेक्स्ट मंकी पॉक्स के 3 लक्षण हैं। पहला कि बॉडी में जो मतलब दाने दाने होते हैं उसमें मवाद भरने लगते हैं दोस्तों। दूसरा है बुखार होता है और तीसरा है सिर दर्द होने लगता है तेजी से। मंकी पॉक्स के जो बचाव के तरीके हैं बताते चले फ्रेंड, तो
ये पर्टिकुलर डिजीज़ देख रहे हैं दोस्तों, इसके बॉडी पर, हैंड पर देखिए मतलब मवाद भरे हुए दाने मतलब कि हुए हैं, तो ये मंकी पॉक्स के लक्षण है। ठीक है फ्रेंड, बताते चलें जो इसके बचाव के तरीके हैं, तो मरीज के छुए कपड़े के बिस्तर या बर्तन जैसी चीज़ों से दूर रहें। यानी जो भी मतलब मरीज है, अगर वो कोई भी बर्तन छुआ है, बिस्तर छुआ है, टच किया है दोस्तों, उससे दूर रहें। ठीक, मरीज या संक्रमित जानवर के संपर्क में आने पर अच्छे से हाथ धोएं। अगर आप किसी भी पेशेंट के पास जाते हैं दोस्तों, तो उससे दूर हटने के बाद उस घर आने पर अपने हाथों को अच्छे से धोएं। ठीक है फ्रेंड, और मरीज को दूसरों से आइसोलेट रखें, यानी जो मरीज है उसको दूसरों से दूर ही रखें। ठीक है फ्रेंड, मरीज की देखभाल करते समय पीपीई किट का पहने, यानी जो पीपीई किट होता है दोस्तों, उसका यूज आप करें। ठीक, बताते चले दोस्तों, तो मंकी पॉक्स की चपेट में आने वाले टॉप 10 देश, तो दोस्तों पहले नंबर पे स्पेन। ठीक है, फिर अमेरिका है दोस्तों, ब्रिटेन है, फ्रांस है दोस्तों, जर्मनी है, नीदरलैंड है, इटली है, कनाडा है। अमेरिका में दोस्तों बता दें तो अमेरिका में अब तक 5,189 केसेस देखने को मिले हैं। वहीं स्पेन में 4,371 केसेस देखने को मिले, ब्रिटेन में 2,469 केसेस दोस्तों, फ्रांस में 1,955 केसेस देखने को मिले, जर्मनी में 2,595 केसेस, वहीं कनाडा की बात करें दोस्तों तो 818 केसेस देखने को मिले हैं, नीदरलैंड की बात करें तो 878 केसेस, वहीं इटली में 480 केसेस मिले हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों का चौथा दिन। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स है उसके चौथे दिन की बात करें दोस्तों, तो चौथे दिन नेक्स्ट जो 5वां दिन होगा दोस्तों, उस दिन दोस्तों 28 गोल्ड मतलब दाव पर लगे रहेंगे। स्विमिंग में 8 गोल्ड मेडल आने के चांसेस होंगे। वही ट्रैक साइकिलिंग की बात करें तो 4, जिम्नास्टिक के लिए 5, वही टेबल टेनिस में 1, वेट लिफ्टिंग में 3, लॉन बॉल में दोस्तों 2 और जूडो में 5 गोल्ड मेडलों की उम्मीद रहेगी भारत के लोगों से। ठीक है फ्रेंड, बात कर लें दोस्तों, तो जो भारत का चौथा दिन था कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों, तो भारत की जूडो प्लेयर जो सुशीला देवी हैं, वो 48 केजी यानी 48 केजी वेट कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में हार गई दोस्तों। फाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका के मिकेल वाइट बॉडी से हारी। ठीक है फ्रेंड, और विजय यादव ने पुरुष की 60 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, जो विजय यादव जी हैं वो 60 केजी वेट में की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वही 48 केजी के कैटेगरी फाइनल मुकाबले में दोस्तों जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं वो सुशीला देवी, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, वो फाइनल में हार गई दोस्तों। ठीक है, उन्होंने बता दें दोस्तों, दूसरी ओर मेंस हॉकी जो भारत है दोस्तों, इंग्लैंड के बीच जो गेम खेल हुआ दोस्तों, वो 4-4 पर ड्रा रहा। भारत में तो 3-1 से बढ़त शुरुआत में बना ली थी, लेकिन जोरदार वापसी करते हुए इंग्लैंड ने 4-4 से बराबरी कराकर ड्रॉ मैच करा दिया। वहीं लॉन बॉल्स की बात करें तो दोस्तों पहली बार भारत को मिलेगा मेडल, यानी जो लॉन बॉल है उसमें भारत को पहली बार मेडल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बता दें दोस्तों, सोमवार को लॉन बॉल्स में भारतीय वुमेन्स फोर्स टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में भी पहुंच गई है। तो दोस्तों सिल्वर तो पक्का हो गया है फ्रेंड, और अगर जीतती है तो गोल्ड भी पक्का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो भारतीय टीम है दोस्तों, वुमेन्स फोर्स टीम है दोस्तों, वो लॉन बॉल्स में फाइनल पहुंच गई है। अगर जीतती है तो गोल्ड मेडल, अगर हारती है तो सिल्वर मेडल, यानी एक मेडल फिक्स हो गया दोस्तों। 1930 से कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों लॉन बॉल्स खेला जा रहा है, लेकिन आज तक भारत ने कोई भी फाइनल तक पहुंचा ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, कोई फाइनल में पहुंचा नहीं था अब तक। ठीक, लॉन बॉल में भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, अब फाइनल में साउथ अफ्रीका से उसका मुकाबला होगा फ्रेंड। ठीक, बॉक्सिंग की बात करें दोस्तों तो अमित पंघाल और मोहम्मद हसमुद्दीन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ठीक, वहीं वेट लिफ्टिंग की बात करें दोस्तों तो अजय सिंह जी जो है मेडल से चूक गया, वो चौथे नंबर पर है। भारत की मेडल टैली में अभी दोस्तों कितने स्थान पर, वो 6 स्थान पर है। ठीक है, बता दें दोस्तों, तो भारत 9 मेडल के साथ 6 स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, मेडल टैली में। वहीं भारत के पास 3 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर चला है दोस्तों, उसके बाद 30 गोल्ड मेडल उसने जीते हैं, 20 सिल्वर मेडल, 20 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 70 मेडल जीते हैं। ठीक है, टैली में टॉप पर है। वही भारत ने 9 मेडल जीते हैं और 6 स्थान पर। वहीं इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है दोस्तों, इंग्लैंड 21 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल और 11 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल और 53 टोटल मेडल उसने जीते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों तो 13 दोस्तों गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल, 4 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल और 24 टोटल उसने मेडल जीते। कनाडा दोस्तों चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे साउथ अफ्रीका है और 6 स्थान पर अपना प्यारा इंडिया है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, इंडियन आर्मी को दोस्तों जो HAL है वो दोस्तों लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराएगा, 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। ठीक है, बताते चले दोस्तों, सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर पर काम जल्द ही पूरा होने वाला है। फिलहाल HAL के सेना की तरफ से 12 LUH के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ठीक है फ्रेंड, यानी भारत के आर्मी के लिए जो HAL है वो 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाएगी दोस्तों। ठीक है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाएगी। अभी तक उसने मतलब कि 2 हेलीकॉप्टर बना भी दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, बताते चले एयरफोर्स ने दोनों यानी आर्मी और एयरफोर्स ने दोनों ने मिलाकर इस तरह के 400 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर की ज़रूरत की मांग भी की है फ्रेंड। बताते चले फ्रेंड आगे, तो LUH जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, यानी 2 जो LUH है वो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, LUH के बड़े ऑर्डर के लिए
RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कंटेंट्स भी जारी हो गए हैं। अभी आर्मी के करीब 190 चीता और चीतल हेलीकॉप्टर हैं, यानी आर्मी के पास इस टाइम दोस्तों करीब 190 चेतक और चीतल, ये तीन टाइप के हेलीकॉप्टर हैं। इसी तरह के 140 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के भी पास हैं। तुरंत रिप्लेस करने की ज़रूरत है, इन सबको दोस्तों तुरंत ही रिप्लेस करने की ज़रूरत है, जिसके मद्देनज़र देखते हुए ये HAL को दोस्तों ये प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है, LUH को बनाने के लिए। ठीक, वहीं बताते चले दोस्तों, तो पहले ये प्लानिंग भी, मतलब ये जो प्लानिंग है दोस्तों, ये पहले से ही हो रही है। पुराने हेलीकॉप्टर को LUH के साथ करीब 200 के से लेकर 226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इन सभी जो चेतक और चीतल हेलीकॉप्टर है, इनको 200 KA से लेकर 226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जाएगा। KA 226 के लिए रूस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी, लेकिन यह डील सालों से लंबित ही पड़ी हुई है दोस्तों। और इस टाइम फिलहाल देख ही रहे हैं आप, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इस टाइम ये डील हो पाना कंप्लीट तो मुश्किल ही है। तो इसलिए ये जो मतलब कि डील है दोस्तों, HAL जो इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसी वो कंप्लीट करेगी, ठीक है फ्रेंड। जो आर्मी ने साथ ही 11 अपाचे हेलीकॉप्टर की ज़रूरतें बताते हुए केस आगे बढ़ाया है, ठीक है फ्रेंड। जो आर्मी है उसने 11 अपाचे हेलीकॉप्टर की ज़रूरतों को बताते हुए केस को और आगे बढ़ाया। कैबिनेट कमेटी ने अमेरिका से 39 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लेने को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने सितंबर 2015 में डील साइन कर 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भी लिए। फिर सरकार ने नियम बनाया कि अब जो भी अपाचे हेलीकॉप्टर लिए जाएंगे वो आर्मी को मिलेंगे, जिसके बाद फरवरी 2020 में आर्मी ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर लेने के लिए करीब $800 मिलियन की डील साइन की थी, ठीक है फ्रेंड। वहीं बता दें तो इसकी डिलीवरी 2023 के शुरुआती महीनों में होनी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। अब यह 2024 की शुरुआत में आएगी। आर्मी अब बाकी 11 अपाचे लेने के लिए केस आगे बढ़ा रही है, ठीक है फ्रेंड। वहीं HAL की बात करें दोस्तों, तो ये एक तरह का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टाइप का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ठीक, संस्था है दोस्तों। ट्रेडेड एज की बात करें दोस्तों तो NSE HAL और BSE, ठीक है फ्रेंड। इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो एयर स्पेस, ठीक है, एयर स्पेस और डिफेंस के लिए ये बनाती है इंडस्ट्री है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है एयर स्पेस और डिफेंस के लिए प्रोडक्ट बनाती है। फाउंडेड की बात करें तो 1940 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है फ्रेंड। आज इसके 82 वर्ष हो गए हैं, 82 ईयर्स हो गए हैं। और 1964 में 18 ईयर्स एगो इसे दोस्तों रीनेम्ड दिया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। पहले इसका नाम था, जब 1914 बनाया गया था दोस्तों, तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट था, ठीक है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट था, ठीक है फ्रेंड, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट था। लेकिन अब इसका नाम दे दिया गया है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दे दिया गया। 1940 में जब बनाया गया था दोस्तों, तो इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट था। और 1964 में इसका रीनेम दिया गया दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हेडक्वार्टर बता दें दोस्तों, तो बेंगलोर कर्नाटका इंडिया में है इसका, ठीक है। इसके जो चेयरमैन और MD हैं दोस्तों, R माधवन जी हैं, ठीक, चेयरमैन और MD R माधवन जी हैं। प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स बनाता है। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो इसका रेवेन्यू जो है दोस्तों वो 24,620 करोड़ रुपये, अगर US डॉलर में यही बात करें 3.1 बिलियन US डॉलर है, ठीक। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें दोस्तों तो 3,664.98 करोड़ रुपये, 3,644.98 करोड़ रुपये है। वहीं US डॉलर की बात करें दोस्तों 460 मिलियन है, ठीक। नेट इनकम की बात करें दोस्तों तो 5,084.87 करोड़ यानी 5,084.87 करोड़ रुपये है। वही US डॉलर में बात करें तो 640 मिलियन है। टोटल एसेट्स की बात करें दोस्तों तो इसका 53,120.49 करोड़ रुपये है। वही US डॉलर में बात करें तो 6.7 बिलियन है। टोटल इक्वलिटी की बात करें तो दोस्तों तो 13,215.12 करोड़। वहीं US डॉलर में इसकी बात करें 1.7 बिलियन US डॉलर। ओनर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों। इसका जो ओनरशिप है दोस्तों 75.15% दोस्तों इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास इसका ओनरशिप है, ठीक है। 75.15% दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के पास इसकी ओनरशिपिंग है, ठीक। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की बात करें तो दोस्तों 28,345 एम्प्लॉइज़ इसमें वर्क करते हैं। और इसकी वेबसाइट दोस्तों HAL.India.com ही है, ठीक फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है LUH, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये इंडिया में बनाया जाता है दोस्तों। ये LUH जो मतलब कि टाइप के हेलीकॉप्टर होते हैं दोस्तों, वो इंडिया में बनाए जाते हैं, ठीक। और इसकी जो डिज़ाइन ग्रुप है दोस्तों वो रोटरी विंग रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर है, ठीक। वहीं बात कर ले फर्स्ट फ्लाइट की बात तो 16 सितंबर 2016 में बनाई गई थी। इंट्रोडक्शन की बात कर ले 2020 में, ठीक है फ्रेंड।
अभी तक मतलब इसने मतलब कि इंडियन के 2 हेलीकॉप्टर कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, तीसरा भी लगा हुआ है। पूरे टोटल इसे कितने बनाने हैं, 12 हेलीकॉप्टर बनाने हैं इस टाइप के इंडियन आर्मी के लिए। वहीं जनरल कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसके अभिलक्षणों की बात करें दोस्तों, सामान्य अभिलक्षणों की, तो क्रू इसमें 2 बैठ सकते हैं। कैपेसिटी इसकी 6 पैसेंजर की है। इसमें क्रू कितने बैठ सकते हैं दोस्तों, 2, और कैपेसिटी इसकी 6 पैसेंजर की। इसकी लेंथ बता दें दोस्तों, 11.49 मीटर है। वहीं हाइट की बात करें तो 3.3 मीटर है। एम्प्टी वेट की बात करें दोस्तों तो 1910 केजी है, ठीक है। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें 3150 केजी है, ठीक। पावर प्लांट HAL ट्रम्बाको शक्ति, ठीक है दोस्तों। वहीं इसके मेन रोटर डायमीटर की बात करें दोस्तों तो 11.6 मीटर है, ठीक। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है दोस्तों 235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। ये 235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड। और नेवर एग्जिट स्पीड की बात करें दोस्तों 259 किलोमीटर पर आवर है। वहीं रेंज की बात करें फ्रेंड तो 350 किलोमीटर है। और फेरी रेंज की बात करें 500 किलोमीटर। और सर्विस सीलिंग की बात करें 6500 मीटर है फ्रेंड। वहीं रेट ऑफ क्लाइंब की बात करें दोस्तों तो 6.66 मीटर पर सेकेंड है। तो दोस्तों